अब एक यहाँ पे पॉइंट बनता है, दैट इज योर जस्टिस डिलेड। अगर जस्टिस में डिले हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जस्टिस नहीं मिल रहा है, ये जस्टिस डिनाइड, आपको जस्टिस मिला ही नहीं। अब मान लो किसी ने मर्डर कर दिया, मर्डर करने वाले को 25-30 साल बाद उसको सजा मिल रही है, तब तक से जिसका मर्डर हुआ था उसके बाल बच्चे बूढ़े हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिर्फ यही हुआ कि भाई आप इतना मत जस्टिस देने में डिले कर दो कि वो पता ही न चले कि न्याय किसको मिला था और क्या हुआ था। तो इसका जुडिशरी से हम कनेक्शन कैसे निकालते हैं? क्या हमारे पास गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे जजेस की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, या फिर जजेस की संख्या ज़्यादा है फिर भी डिले हो रहा है? तो इस मैटर को जरा सा ऐसे समझो कि यूजुअली द कोर्ट टेक अनरीजनेबल लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स टू हियर अ केस। एक केस को सुनने में काफ़ी साल लग जाते हैं, कोर्ट लेते हैं। दिस इज प्रोबेबली ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारा लीगल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हम ऐसे ही नहीं कि सुबह उठे, कपड़े पहने और सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच गए, भाई हमारा डिसीजन दो, हमें न्याय करो, ऐसा तो होता नहीं है। आपको एक सिस्टम के साथ वहाँ पे पहुंचना होता है। लीगल सिस्टम क्या है हमारा? कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एक तो ये है, उसमें बहुत सारे पेपर वर्क हैं, ठीक है। पेपर वर्क क्या है, बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। उसके बाद और क्या होता है, और क्या, क्यों इतना डिले होता है? पेपर वर्क हो गया, फिर लैक इन दी नंबर ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट, ये भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से न्याय देर से मिलता है। लैक ऑफ मजिस्ट्रेट एंड जजेस, ठीक है, मजिस्ट्रेट एंड जजेस। अब फिर क्या है, आगे क्या है कि फॉर एन एग्जाम्पल एक हासिमपुरा की कहानी दी हुई है आपकी बुक में। 43% ऑफ हासिमपुरा मेरठ, यही यूपी मेरठ में एक जगह है हासिमपुर, वहाँ पर 1987 में 22 लोगों को मार दिया गया था। द constabulary men are facing criminal prosecution for alleged murder. Common person therefore rarely dares to access the court. अब जिन लोगों को मारा गया था वो, अब क्या हुआ कि उनके घर वाले कोर्ट तक तो पहुंच नहीं सकते थे। How can a common person can run from lower court to higher court? ठीक है, लिविंग हिज अर्निंग। अब एक सिंपल सा इंसान अपनी अर्निंग कमाई छोड़ करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचेगा? लीगल प्रोसीजर्स एंड कंसल्टेशन एंड अदर फीस ऑफ द लॉयर, वो कैसे इस प्रोसेस को, जो लॉयर्स की फीस होती हैं उसको कैसे वो देगा? द फ्रेज जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड इज ऑफन यूज्ड टू कैरेक्टराइज द एक्सटेंडेड टाइम ओवर दैट कोर्ट टेक। तो ये इसलिए कहा गया है कि जो जस्टिस में डिले हो रहा है सिर्फ इसलिए हो रहा है कि भाई, हाँ यस बताओ मैम, सुशांत सिंह राजपूत केस, हाँ क्या था इस केस में, क्या डिले कैसे हुआ बताओ? मैम डिले हुआ कि मैम कह रही थी कि पहले ड्रग्स के पास जाना है, पहले मैं किसी और के पास जाना, करते करते मैं वो केस खत्म हो गया। हाँ, आप देखते हो ना कि इस तरह की, जो कि ये तो एक सेलिब्रिटी है तो यहाँ पर तो इतना डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की पूरी इंडिया के लोग उसके साथ थे इस केस में, फिर भी यहाँ पर इतना डिले हुआ। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि मैम स्ट्रक्चर आप बता रहे हो, ब्रांचेस बता रहे हो, ये सब बता रहे हो, लेकिन हमारे जस्टिस में, हमारे कोर्ट सिस्टम में तो इतना डिले, सालों लग जाते हैं किसी केस की रिपोर्ट वो जजमेंट आने में। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, आप निर्भया केस की ही एग्जाम्पल ले लो, तो कितने ईयर्स बाद उसको न्याय मिला था उसके परिवार वालों को, ठीक है। तो 7 ईयर्स तक उसकी जो मदर है और उसकी पूरी फैमिली को, उसकी बेटी तो चली गई, पर पूरा का पूरा घर जो है 7 साल तक, इतने लंबे ईयर्स तक इंतजार किया। तो हम लोग को इससे क्या समझ में आ रहा है कि जुडिशरी है, सब कुछ ठीक है, वो सब हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, सब करती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग को ये लगता है कि जुडिशरी में जो लेट डिसीजंस आते हैं,
जस्टिस डिलेड होता है तो उसका मतलब हुआ कि हमें न्याय नहीं मिला, हमारी जस्टिस डिनाई हो गई, हमें न्याय नहीं मिला। तो फिर इसके लिए प्रोविज़न क्या है? आपने रीजंस तो देख लिया कि भाई बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लेट डिसीजंस आते हैं, लेकिन अब एक टर्म है लोक अदालत फॉर स्पीडी जस्टिस। एक लोक अदालत का कॉन्सेप्ट है। ये लोक अदालत क्यों आया था? फॉर स्पीडी जस्टिस, मतलब तेजी से न्याय देने के लिए। अब ये लोक अदालत क्या है पहले इसको समझ लो। देखो यहाँ पे इन रिस्पॉन्स टू द एबव प्रॉब्लम ऑफ डिले इन कोर्ट एंड प्रोवाइड फास्ट एंड अफोर्डेबल जस्टिस टू द पुअर, लोक अदालत हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन रिसेंट ईयर। कुछ सालों में लोक अदालत इंट्रोड्यूस आया। द फर्स्ट लोक अदालत मेड इन दिल्ली इन 1985 एंड सॉल्व्ड 150 पेंडिंग केसेस। 1985 में दिल्ली में पहला लोक अदालत आया और इसने पेंडिंग केसेस 150 के आसपास जो पेंडिंग केसेस पड़े थे उसको सॉल्व किया। समझ रहे हो ना? तो ये लोक अदालत किस लिए आया था कि भाई पुअर पीपल को एफोर्डेबल चीप रेट में, मतलब पुअर पीपल की भी जस्टिस को इजीली सुना जाए और जो न्याय हो वो थोड़ी तेज हो। ठीक है, पुअर पीपल को भी एफोर्डेबल रेट पे उनको न्याय मिल सके, ये हुआ। और इस तरह से रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन द सिस्टम ऑफ लोक अदालत हैज़ बिकम पॉपुलर। लोक अदालत का जो तरीका था जस्टिस देने का वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। देयर नंबर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। द स्पीड विथ विच दे कंडक्ट देयर बिजनेस हैज़ गिवन मच रिलीफ टू द कॉमन मैन। दे हैव रिड्यूस्ड द बर्डन ऑफ देयर कोर्ट ऑल्सो। तो समझ गए ना कि ये जो कोर्ट का कॉन्सेप्ट था ये सिर्फ इसीलिए आया था कि जल्दी से तेजी से न्याय दे सके, जो बाकी कोर्ट से उनके ऊपर जो काम का बर्डन है उसको कम कर सके, पुअर पीपल भी इजीली उनके मामले भी इजीली लोक अदालत सॉल्व कर सके, अगर जितनी ज़्यादा पेंडिंग केसेस है उसको भी सॉल्व कर सके। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी की इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी। अब इसका आप जानते ही हैं इम्पोर्टेंस। 1 2 3 4 5 पॉइंट बताओ एक एक करके। पहला पॉइंट क्या है? इट सर्व एज अ चेक ऑन द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। ये कंट्रोल करती है पावर को। किसके पावर को? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के। आई होप कि आप इस तरह से लिख रहे हैं। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के पावर को कंट्रोल कर रही है। दूसरा काम क्या होता है? यस बेटा। नंबर 2, Ma'am, the judiciary has played a crucial role in democratic India. हाउ? बताओ कैसे? Ma'am, may I tell? यस। It also gave a check on the powers of the executive and the legislature. फर्स्ट पॉइंट आई हैड ऑलरेडी मेंशन्ड। टेल मी सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट। I mean, do not get इट May I tell? हाँ बेटा बोलिए। May I tell? I mean, do not let anyone to discriminate in the fundamental rights of citizens. हाँ, एक किसी ने कहा कि जो सिटीजन्स की राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करती है। तो ये आप नंबर 2 लिख सकते हो, प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। नंबर 3, थर्ड पॉइंट बताओ। Ma'am, do not let anyone discriminate the in the citizens of the country. हाँ, किसी भी सिटीजन पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने देती है। कैसे? हम इसको कह सकते हैं बाय प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी आपको पता है ना हमारे फंडामेंटल राइट है, तो उसी में आ जाएगा, सेकंड टॉपिक में ही वो आ जाएगा, सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट बताओ। इट एक्ट एज द, यस बेटा। Ma'am, it can let down to the laws that discriminate the fundamental rights of an individual. हाँ ठीक है, ये तो हो ही चुका। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है? हमने फर्स्ट देखा ना कि पावर कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का।
सेकेंड पॉइंट हमने देखा कि हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती है। थर्ड पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वो क्या करती है, इट एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितना कुछ भी है उसको क्या करो, कस्टडी में लेना, मतलब कि उसको ओवरऑल देखना, एक मास्टर की तरह देखना कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल में जो कुछ भी है उसको मतलब वो सब उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं। आपने पढ़ा था एक फंक्शन होता है, रोल होता है जिसमें हमने देखा था कौन सा रिव्यू था, जुडिशियल रिव्यू, है ना। तो जुडिशियल रिव्यू के तहत वो क्या काम कर रही है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोसेस है, प्रोविज़न है, उसके अकॉर्डिंग ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काम कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कस्टोडियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको आप अपना जुडिशियल रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट लेके समझ सकते हो, ठीक है। ये हो गया। और क्या पॉइंट बन सकता है, इट सेफगार्ड द judicial is independent, so yes, it is independent. So it helps to make a just between people. It helps to make the judicial independent है। हाँ बोलो। देखो जुडिशियल का इंडिपेंडेंट होने का कई फायदा है। तो आप क्या करेंगे, होमवर्क में एक काम करेंगे, मैं आपको एक काम देती हूँ, आप एक माइंड मैप बनाएंगे, एक टॉपिक देती हूँ उसका माइंड मैप बनाओगे। जो हमारा टॉपिक है जैसे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अब उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, क्या क्या ब्रांचेस आएंगे वो आप दिखाओगे। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। ये हो गया, एक ये काम दिया है मैंने, ये आप कर लेना। एक चौथा जो इम्पोर्टेंस है जुडिशरी का, इट सेफगार्ड द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कंट्री बाय रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड द सेंटर्स, द टू स्टेट्स के बीच में। तो ये भी बहुत बड़ा काम करती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेफगार्ड करती है, किसका कर रही है, जब डिस्प्यूट्स होते हैं स्टेट्स और सेंट्रल के बीच में, उससे बड़ा पावर तो और कोई नहीं है ना कंट्री में। तो इससे हमारी डेमोक्रेसी जो है वो मेंटेन रहती है। तो ये डिस्प्यूट्स किसके बीच में हैंडल कर रही है, ना सिर्फ सिटीजन टू सिटीजन, स्टेट और सेंट्रल के बीच में भी प्रॉब्लम आती है तो उसको भी देखती है। तो बेटा 4-5 पॉइंट हैं इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी में। तो आई थिंक कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्ट्रक्चर क्या है कोर्ट का, ब्रांचेस क्या है, हमने ये भी पढ़ा था कि कोर्ट की जो जजेस होते हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। जजेस को हटाया कैसे जा सकता है, ठीक है, इम्पीचमेंट उसको कहते हैं, उनके हटाने के प्रोसेस को। फिर हमने और क्या क्या देखा था कि जस्टिस में डिले हो रहा है तो उसको डिनाइल क्यों माना जाता है। हमने PIL का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमने FIR और पिटीशन पढ़ा कि इन चीज़ों को सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस में कैसे अलग अलग हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमने जुडिशरी में पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, कल है सैटरडे और आपके साथ मेरी क्लास है। कल के दिन आप क्या करोगे, मैं आपका इस चैप्टर का एक टेस्ट लूँगी सैटरडे को। कल है, मैं टेस्ट लूँगी जुडिशरी चैप्टर का, अंडरस्टैंडिंग लॉज अभी छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि आप बताइए लॉज वाले चैप्टर का लूँ या जुडिशरी का लूँ, किसका लूँ मैं टेस्ट? मैम जुडिशरी का कर दो तैयार, हाँ ठीक है। इसमें कुछ कीवर्ड्स होंगे जो मैं आपको दूंगी क्लियर करने के लिए, या फिर मैं कोई एक टॉपिक दे दूंगी, उसका माइंड मैप कहूँगी कि मुझे बना के दिखाओ ब्रांचेज में। ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, ठीक है। इसको कल के टेस्ट में हम लोग करेंगे। तो कल जुडिशरी चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। क्लास थैंक यू सो मच।